तो आपको लगता है कि इसने सही नहीं बनाया, आप दोबारा बना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपने खुद किया हो। उसकी जो तमाम फेजेज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स खुद इकट्ठी की हैं आपने, एनालिसिस खुद किया, मॉडलिंग खुद किया आपने, इम्प्लीमेंटेशन खुद किया आपने, टेस्टिंग आपने खुद की, तो सो फार सो बेस्ट, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो आपका थीसिस है या जो रिसर्च है, इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते। जो चीज़ हो गई है वो आप दोबारा नहीं कर सकते, चाहे वो चीज़ भागलपुर में किसी ने पहले की, चाहे वो कराची में किसी ने की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में किसी ने की, चाहे वो यूएसए में किसी ने की, वो आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ये बड़ी पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है वो है, मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ। ये मैंने बात की ना, इसको हम रिसर्च की लैंग्वेज में नॉवेलिटी बोलते हैं। नॉवेलिटी है नॉवेल से, नॉवेल मीन्स नया, न्यू। कोई भी जो नई चीज़ है जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखी आपने, वो क्या है, दैट इज़ नॉवेल। और इस जो कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नॉवेलिटी, क्या बोलते हैं, नॉवेल। तो रिसर्च की जो भी आप रिसर्च जिसको आप रिसर्च कह रहे हैं, तो उसकी पहली कॉपी क्या होनी चाहिए कि वो नॉवेल होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, ठीक है। वो साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी ये तो 8 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी, लोगों को भूल गई होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये पहली चीज़ है, ये डिफरेंस है। प्रोजेक्ट में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने लाजमी को नई चीज़ ही करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। क्या करना है, सोल्यूशन देना। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, ये प्रॉब्लम हमारी नॉर्मली रियल लाइफ से होते हैं और हो सकते हैं, ठीक है। एक बुक स्टोर का सॉफ्टवेयर बनाना या एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपकी जो डेली लाइफ के इश्यूज हैं उनसे किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, ठीक है, सिक्योरिटी, डिफेंस, और भी बहुत और क्या फील्ड हो सकती है लाइफ की, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो बहुत ही जनरल है ना, इसके अलावा आप डोमेन वाइज भी हो सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई अपना प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्किंग का कोई अपना प्रॉब्लम हो सकता है, डाटा बेसिस में कोई अपना डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम पे अभी हम बहुत लंबी बात करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ आपने बेसिक रिसर्च में क्या करना होता है कि एक प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करना होता है, और वो प्रॉब्लम पहले किसी ने सॉल्व ना किया हुआ हो, ये बड़ी जरूरी बात है, ठीक है। तो पहले वो प्रॉब्लम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वो प्रॉब्लम पहले कभी किसी ने सॉल्व ना की। वैसे तो खैर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन ये दो बेसिक पहले तो प्रॉब्लम होना चाहिए और दूसरा वो नया होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें ही में रिसर्च को थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इस प्रॉब्लम को जो पूरी टर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसर्च क्या बोलते हैं। तो आप, अच्छा मैं दोबारा फिर आऊँगा, मैंने ये कहा कि MS और PhD जब चीज़ें लिखते हैं आप, तो फिर वाइवा नहीं होता, फिर क्या होता है, डिफेंस।
डिफेंस क्या होता है? आम लफ्ज़ों में डिफेंस क्या होता है? हमारी आर्मी जो होती है उसका काम है ना डिफेंस, दिफा। ये दिफा क्या होता है? एक मिनट, 1 बाय 1 आप कुछ कह रहे थे। बचाना। कोई और? बचाना। अच्छा भाई, ये इन्होंने कहा किसी चीज़ से बचना या बचाना, तो बचते कब हैं? जब अटैक होता है। ये किसने कहा? इज़ वेरी मच राइट। डिफेंस कब किया जाता है? जब अटैक होता है। ठीक है, सीधी बात है। अगर कोई दुश्मन फौज अटैक करेगी तो हमारी फौज जो है तो डिफेंस करना। तो डिफेंस बाद में होता है, पहले क्या होता है? अटैक। ये तो हमने सिंपल डिफेंस को देख लिया। अच्छा, वायव्य जो हो रहा है डिसीज का, उसको डिफेंस का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि सर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है और आप अपने आइडिया को डिफेंस कर रहे होते हैं। सर बड़े बड़े प्रोफेसर अटैक कर देते हैं कि क्या चीज़ बना दिया है, गलत कर रहा है, मतलब डिफेंड करके अटैक करते हैं। कोई और? जी, सर क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम एक यूनिक पॉइंट पे और हमने जो चीज़ चूज किया वो ठीक है, तो मेरा सही है, सही जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है कि हम जब प्रॉब्लम लेके आते हैं वो पहले से ऑलरेडी प्रॉब्लम वो होता है? बड़ी अच्छा। ये एक चीज़, ये हमारा कोर्स है ना, होपफुली 4 महीने चलेगा। ये बड़ा ही मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कोर्स आप समझ लेना तो आप थीसिस जो है ना 1 सेमेस्टर में कर सकते हैं बस, और पीएचडी का 2 सेमेस्टर। ये मैं बड़ी पक्की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखें ड्राइविंग जो है ना बड़ी आसान चीज़ है। अगर आप ड्राइविंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने साथ। तो जो कुछ अगले 4 महीने में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये बड़ा ही आसान काम है। और अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात करें डिफेंस की, ठीक है। तो डिफेंस आपने सही कहा। अच्छा, जब प्रॉब्लम होता है तो फिर सोल्यूशन भी होता है। जब प्रॉब्लम होता है फिर अगर सोल्यूशन भी कोई होगा। तो बीइंग ए रिसर्चर वो पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है। वो स्टूडेंट हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसर्चर होते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, IBM, इनके रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे तनख्वाह रिसर्च करने की देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी रिसर्चर, ये सारे रिसर्चर। तो जो रिसर्चर है उसका काम क्या है? उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये जो इन्होंने कही प्रॉब्लम, अब असल जो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम मिलेगा कहाँ से? अब क्योंकि हम देखें, हमने कहा कि ये जो डिफेंस की बात की है, डिफेंस असल में आप एक्चुअली इस चीज़ का कर रहे होते हैं कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या वाकई वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है। या आप ही समझ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम हो ही ना। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ए जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 2, इट शुड बी ए वैलिड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का डिफेंड करना होता है। आप जैसे कहेंगे मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, तो जो प्रोफेसर बैठा होगा, जो एग्जामिनर बैठा होगा, वो कहेगा आपका तो प्रॉब्लम ही ठीक है। एक टिपिकल क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको डिफेंड करना है, फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि नहीं जी ये ऐसे है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और ये जो डिफेंस है, अब साहब ज़रा गोला बारूद तो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो ये डिफेंस किससे करेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। कौन से आर्ग्यूमेंट्स है? सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो आपकी रिसर्च को, या जो भी आपने एक लाइन ली है उसमें, जो अपनी
उस थीसिस में जो आपने एक लाइन ली है, आप उसको डिफेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब वो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आपसे एक प्रॉब्लम आपने प्रेजेंट किया, आपसे किसी ने कहा कि आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो अब ये नहीं कहा नहीं नहीं ये ठीक है, मैंने 1.5 साल काम किया है, ये ठीक है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। अब वो आर्गूमेंट्स क्या हो सकते हैं, हम आपको अगले 4 महीने में बताएंगे कि वो आर्गूमेंट्स क्या हो सकते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, नहीं नहीं चॉकलेट नहीं खानी, नहीं नहीं मैंने खानी है, तो ये वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट बता सकते हैं क्या होता है? आर्गूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई थ्योरम हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, कोई लॉ हो सकता है, जैसे न्यूटन्स लॉ, ठीक है, थ्योरम्स हैं बहुत सारे, कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला हो सकता है, ठीक है, कोई ऑलरेडी किसी चीज़ ने किसी बंदे ने 50 साल पहले 60 साल पहले कोई थ्योरी प्रूव की, ठीक है। तो ये सारे आर्गूमेंट्स की शेप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आर्गूमेंट्स हैं, और वो आपको जो है ना उसके हिसाब से आर्गूमेंट्स देने के लिए फलां वक्त। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ, एल्गोरिदम ज़्यादातर खुद तो आर्गूमेंट नहीं है, एल्गोरिदम के जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं अभी इसकी नहीं दे सकूँगा, अभी मैं बहुत थोड़ा पीछे हूँ, अभी आगे चलते हैं। तो आर्गूमेंट्स में हम आएंगे, क्या क्या आर्गूमेंट हो सकते हैं और कैसे आर्गूमेंट देने चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अच्छा अब आपने एक प्रॉब्लम लिया, उसको सॉल्व किया, जब सॉल्व कर लिया आपने, फिर आप वो जो आपकी सारा स्टेप्स हैं वो अगर आप एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, यहाँ पे इसका नाम डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका नाम क्या है? थीसिस। थीसिस इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, थीसिस इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन विच a researcher reports its problem, solution, results, findings and limitations। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने चंद चीज़ों के नाम ली, ठीक है। तो मैंने ये बात की कि जब प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अब ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, अब ये अब पिछले दिन आपने देखा, एक 60 दिन पहले की बात है, मीडिया पे टीवी पे बहुत आया कि सिंध का कोई बंदा है, उसने पानी से चलने वाला इंजन बना दिया, ठीक है गाड़ी, बस करें क्या हो गया, मैं भी किधर ही खड़ा हूँ। तो अच्छा वो किधर क्या पानी वाला इंजन? अमेरिका आया नहीं हमसे खरीदने, हैं किधर गया? बोले किसी ने सुना? आपने दोबारा वो सुनी वो बात? हैं नहीं, डिफेंड तो पता नहीं कर सका या नहीं कर सका, लेकिन देखिए थीसिस में राइट किया और उसका जो उसने काम किया डिफेंड। चले मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि अगर मैं भूल दूँ ये वाली बात, पानी वाली ये वाली बात, तो मुझे आप याद करेंगे, उससे पहले दूसरी बातें और बताना। तो ये जो प्रॉब्लम है और ये जो सोल्यूशन है, मैंने आपको बताया कि हमें आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। अच्छा ये जो आर्ग्यूमेंट देने हैं, ये जो डिफेंस है, ये अब मैं आता हूँ दूसरी साइड पे। ये जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, जो एक बड़ा ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया जाता है शुरू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं बताइए। डॉक्यूमेंटेशन है एकदम, इनिशियलाइजेशन, रिक्वायरमेंट्स हो गया। पहला स्टेप क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है हमारे पास एनालिसिस, और तीसरा डिज़ाइन, तीसरा कोडिंग,
चौथा और पांचवा होता है टेस्टिंग। और भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे। ये जो सबसे बेसिक आपको बनाया जाता है आपको पता है, इसमें आमतौर में 5 स्टेप्स होते हैं, कुछ में 6 होते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं। तो ये जो 5 हैं ये वो स्टेप्स हैं जो आप जब कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, ये स्टेप्स आप फॉलो। अच्छा, अब ये स्टेप्स हैं, इन हर स्टेप्स के पीछे एक लॉजिक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का मतलब है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि आप वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी यूज़र के लिए, किसी कस्टमर के लिए जिसने वो ख़रीदना है। अगर आप एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो किसी को ख़रीदनी नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या? कभी आपने किसी शॉप को ऐसी चीज़ देखी है कि जिसको कोई ख़रीदता ही ना हो और शॉपकीपर रोज़ सुबह खोले शॉप और शाम को बंद करके घर चला जाए? सॉफ्टवेयर जो भी आप बनाएंगे, कोई मोबाइल ऐप है, वेब ऐप एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, कोई भी और सॉफ्टवेयर है जो आप बना किस लिए बनाया जाता है? फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब बिजनेस में किसी ने ख़रीदना है आपसे, वो चंद हज़ार या चंद लाख में ख़रीदेगा वो आपसे, तो अगर उसने वो चीज़ ख़रीदनी है आपसे, तो अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होगी, तो वो आपको लाखों में भी पे कर देगा। और अगर उसकी ज़रूरत पे नहीं हो रही तो वो आपको 10 रुपये भी नहीं देगा उसके। ऐसे ही होता है। अच्छा, तो इसलिए हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं ताकि हम वही चीज़ बनाएं जो उसको चाहिए कस्टमर, ताकि वो ख़रीद ले। ठीक हो गया? ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड फेज़ होती है एनालिसिस। अब यहाँ पे जो भी टीम है जो काम कर रही है वो इन रिक्वायरमेंट्स को देख के ये फैसला करेगी कि वो जो चीज़ बनेगी वो नीले रंग की होनी चाहिए, वो पीले रंग की होनी चाहिए, वो गोल होनी चाहिए, वो ट्रायंगल शेप की होगी, वो रेक्टेंगल शेप की होगी। हाँ जी, कमरा बनाना है तो उसमें दरवाजे कितने होंगे, उसमें खिड़कियाँ कितनी होंगी, सारा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा टाइम कितना लगेगा, क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, क्या क्या फ़ीचर्स पॉसिबल हैं, जो हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद फिर आप एक डिज़ाइन बना दें, ठीक है, स्केच बना दें कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, फलां चीज़ यहाँ रखेंगे, फलां चीज़ यहाँ रखेंगे, कंपोनेंट ए जो है कंपोनेंट सी से इंटरेक्ट करेगा, कंपोनेंट बी जो है डी से इंटरेक्ट करेगा, फलां 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 सारा। तो वो बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो, जगह नहीं है, खड़े हो जाओ। तो आधा लेक्चर गुजर गया, घंटे बाद आ जाना। कमाल है, 2:30 बजे बुलाया है, 3:30 बजे आ रहे हैं। तो फिर वो जो डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, डिज़ाइन वैसे ही होता है जैसे घर बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनता है, मैप बनता है कि कौन सा कमरा कहाँ पर होगा, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी और उसकी लेफ़्ट पे क्या होगा, उसके राइट पे क्या होगा। तो ये जो डिज़ाइन होता है इसको हम मॉडल बोलते हैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। तो वो जो भी आप मॉडल बनाएंगे वो उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं उसकी, वो जिस भी लैंग्वेज में करनी है, जिस भी प्लेटफॉर्म की करनी है, वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और आखिरी चीज़ क्या होती है, टेस्टिंग क्यों करते हैं? टेस्टिंग करने के बहुत सारे हमारे मकासद हो सकते हैं, जो 2-3 बेसिक हैं कि ये वही चीज़ बनी जो हमने बनानी थी, ये कुछ और बना दिया हमने। हाँ जी, तो एक पर्पस टेस्टिंग का क्या है, क्या ये हमने वही चीज़ बनाई है जो बननी चाहिए थी? हो सकता है कस्टमर ने कुछ और मांगा हो, आपने कुछ और बना दिया हो, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, जब कस्टमर को दिखाए होगा ये तो मैंने कहा ही नहीं था, पता नहीं क्या बना दिए, वेरी मच पॉसिबल। तो टेस्टिंग इसलिए की जाती है, एक पर्पज़ ये है कि जी वही चीज़ बनी है या कोई और चीज़ बन गई है। दूसरा पर्पज़ ये है कि जो बनी है वो सही भी बनी है, यानी वो काम कर रही भी रही है या नहीं कर रही है, एरर्स आ रहे हैं, जो टास्क उसको परफॉर्म करना चाहिए। मतलब ये पंखा है तो ये किसी ने पंखा बनाया लेकिन वो हवा नहीं देता, तो मतलब टेस्टिंग में फेल हो जाएगा कि जो उसका पर्पज़ था। अच्छा, एक पंखा बनाया, उसमें लाइटें भी जलती हैं, उसमें म्यूज़िक भी आता है, लेकिन वो हवा नहीं देता। तो
वो जो चीज़ है वो बहरहाल वो पंखा नहीं है, वो टेस्टिंग फेल कर जाएगी क्योंकि वो जो पर्पस था उसका वो पूरा ही नहीं कर रहा वो। तो ये जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैंने सारे फेजेस, बाकी डिटेल आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। तो यही 5 स्टेप्स हम इस रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लिटरेचर सर्वे। सर्वे क्या होता है? यार तुम खड़े ना हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बैठ जाओगी। कुछ स्मार्ट सा बंदा देखो उसके साथ अटैच हो जाओ। हाँ जी, लिटरेचर सर्वे में मैंने पूछा कि सर्वे क्या होता है। आम लैंग्वेज में सर्वे क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू लेना, जायजा people's लेना, view लेना। देखना, उस लिहाज से प्रॉब्लम। पॉइंट ऑफ व्यू लेना, देखना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये बेहतर आंसर है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे होती है? जी, इंफॉर्मेशन कैसे किया जाता है आमतौर पे? क्वेश्चंस किए जाते हैं जाके किससे? पीपल से, जो उस field हाँ में जी, हैं। एक आम तरीकाकार ये है, ये स्पेशली ये जब कि आमतौर पर लोग अगर किसी एक एरिया की सर्वे करना है तो घर घर जाके नॉक करके वो जो भी चीज़ पूछनी है पूछते जाते हैं और नोट करते जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्वे। आजकल ऑनलाइन सर्वे बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, वेबसाइट्स हैं, गूगल के बन जाते हैं, फॉर्म बन जाते हैं, उसके थ्रू आप सर्वे कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस ये है सर्वे का कि आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो लिटरेचर सर्वे क्या होगा? लिटरेचर क्या होता है? पहले से जो लिखा गया है उस सर्वे के बारे में, उसके मुताबिक या उस लिटरेचर क्या हो सकता है? प्रीवियस स्टडीज वो किसकी शक्ल में होंगी? पेपर्स के। रिसर्च पेपर, चलो ये एक हो गया। बुक हो सकती है, कोई मैगजीन हो आर्टिकल। सकता है, कोई जर्नल हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। प्रोसीडिंग हो सकती है। अच्छा, आपने कहा नहीं, ब्लॉग्स को हम लिटरेचर में नहीं गिनते, केस स्टडीज, ये फॉर्मल लिटरेचर नहीं है। ब्लॉग्स को इनफॉर्मल जी केस के। केस स्टडीज किस शक्ल में होती है? कोई वाक़या रूनमा हुआ है केस स्टडीज तो पेपर की एक टाइप आ गई ना, जब हम रिसर्च पेपर कह रहे हैं। रिसर्च पेपर आमतौर पे आप वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, IEEE की है, ACM की है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन्स हैं, ठीक है। मैगजीन्स ना साइंटिफिक मैगजीन्स होते हैं, वो पब्लिश होते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, बुक्स हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, और भी डिफरेंट टाइप के पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स पता है? 3 इडियट्स नहीं देखी आपने? हैं? 3 इडियट्स आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है? और ये सिर्फ 5 ही लोगों ने? सर सबने सारे देखी। सारे कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? सारी इडियट्स। वैसे ना जिन्होंने 3 इडियट्स नहीं देखी ना वो भी इडियट्स ही हैं। इडियट्स। याद ही नहीं आ रही आपको? उसमें एक कैरेक्टर था रैंचो का, ठीक है, और उसके एंड पे जो उन्होंने उसके वो बिल्कुल इंतहाई निकम्मा सा लड़का था। निकम्मा इन द सेंस कि उसका क्लास में दिल नहीं लगता था, रटा लगाने को उसका दिल नहीं करता था, एग्ज़ाम देने को उसका दिल नहीं करता था। लेकिन जब वो 10 साल बाद 2-3 उसके जो क्लास वाले होते हैं वो सारा दिन रटा लगाते थे जैसे आप लगाते हैं, सारा दिन नंबरों के पीछे भागते थे जैसे आप भागते हैं। तो वो उनका खैर कंप्लीट हो गया इंजीनियरिंग, और जब 10-12 साल 15 साल बाद उनकी मुलाकात कहीं होती है तो वो जो क्लास में नहीं बैठता था, जो रटा नहीं लगाता था, वो एक बड़ा साइंटिस्ट था। उसके बहुत सारे पेटेंट्स
रजिस्टर्ड थे, और बाकी जो थे वो एक बस आम कंपनी में मुलाजम थे। तो बड़ी अच्छी मूवी है स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली साइंटिस्ट के लिए, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो पेटेंट्स ये होते हैं, पेपर और पेटेंट में थोड़ा फ़र्क है। पेटेंट्स वो होते हैं कि आपने कोई किसी शख्स ने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है तो अपने नाम से कोई अदारा या पर्सन अपने नाम से रजिस्टर करवा देता है उसको, ताकि कोई बाद में उसको कॉपी ना कर ले उसको, उसे कहते हैं पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट्स जो होते हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। पेटेंट्स भी लिटरेचर की एक फॉर्म हो सकती है। तो मैं ये बता रहा था कि प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवेल्यूएशन। क्या करते हैं, वैल्यूएशन या वैलिडेशन। आमतौर से हम एवेल्यूएशन बोलते हैं। इवेल्यूएशन क्या होती है, या एवेल्यूएट करना क्या होता है, किसी चीज़ को इवेल्यूएट करना, वही टेस्टिंग वाला ही काम है कि हमने इवेल्यूएट करना होता है। या जैसे टीचर इवेल्यूएट करता है स्टूडेंट को। अब इवेल्यूएशन के बहुत सारे तरीके का, वो क्विज ले सकता है, वो असाइनमेंट ले सकता है, वो एग्ज़ाम ले सकता है, वो वाइवा ले सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, वो केस स्टडी हो सकती है। आपको फील्ड में भेज देते हैं कि जी जाओ ये फलां जगह जाओ, वहाँ से ये डाटा इकट्ठा करके लाओ। और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं इवेल्यूएशन के। पर पर्पज़ क्या है इवेल्यूएशन का? इवेल्यूएशन का पर्पज़ यही है कि ये जो स्टूडेंट को टास्क दिया गया वो कर पाया या नहीं कर पाया, और अगर उसने किया तो कैसा किया, क्या उसने वो गोल्स अचीव किए जो उसको अचीव करने चाहिए थे। तो इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा कि उसने किसी एक पर्सन ने वो गोल्स अचीव किए या नहीं जो उसको अचीव करने चाहिए। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन की इवैल्यूएशन करते हैं। और इसी तरीके से मैंने बताया ना, जब मैंने पहले आपको दो चीज़ें बताई थी कि आपसे यही कहा जाएगा कि आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं है। पहला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है। तो आप लिटरेचर सर्वे जो आपने किया है उसमें फिर आप बताएंगे कि नहीं 1995 में फ़लाँ पर्सन ने ये काम किया था और वो फ़लाँ जगह पब्लिश हुआ था। अगर वो किसी IEEE या ACM के जर्नल में, किसी रिप्यूटेबल जर्नल में या रिप्यूटेबल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है तो आप उसको बतौर आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पहले आप देखें ना, अभी ये कह रहे थे अब प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो प्रॉब्लम नया है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये भी आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा। पिछले कम से कम 20, 25, 30 साल का सर्वे करें। तो अगर 20, 25, 30 सालों में आपने IEEE के सारे जर्नल देख डाले, ACM के सारे देख डाले, तो SPM के सारे देख डाले, और जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो भी सारी कंगाल डाली, आपको कहीं नहीं मिली वो चीज़, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ। ये टॉपिक अभी ऐसा नया, या ये नया टॉपिक, आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर काम मिल गया है, उसके ऊपर एज इट इज जो आपने सोचा था वो 4 साल पहले या 10 साल पहले या 12 साल पहले अगर किसी ने किया है तो वो आपको कहीं ना कहीं पब्लिश फॉर्म में मिल जाएगा। हाँ, आपका एक दोस्त है, उसने वही काम करके रखा हुआ, उसने पब्लिश नहीं किया, तो आप फिर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पब्लिश फॉर्म में एक दिन पहले भी आपसे किसी ने पहले ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, फिर आपका राइट नहीं है, आप उसको अपना काम नहीं कह सकते। और अगर आप, अच्छा, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जानबूझ के भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है। मजे की बात ये है कि सज़ा दोनों की सेम है। क्या आपने जानबूझ के किया, असाइनमेंट दोस्त की चोरी कर ली, कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, जानबूझ के की, एक चीज़ आप इधर कर रहे हैं, एक चीज़ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में वही बंदा कर रहा है, ठीक है, उसने आपसे 2 दिन पहले पब्लिश कर दिया, आपको पता ही नहीं था। जब आपने पब्लिश की तो वो आपको सू कर देगा या आपके ऊपर केस कर देगा। वो केस होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना कि ये लिटरेचर की क्वालिटी पे अगर मैं देखें, एक चीज़ का लिटरेचर में मौजूद होना और आपने सही सर्वे नहीं किया, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर लिटरेचर में मौजूद ही नहीं है वो चीज़, एक शख्स ने करके रखी हुई है, 5 साल से अपने पास लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन अगर उसने कहीं पब्लिश नहीं किया है तो दुनिया को तो नहीं पता होगा।
हाँ जी, आमतौर पे मेरा ख्याल है कि 10, 15, 20 मैक्सिमम 20 साल बहुत होते हैं। अगर आप एक चीज़ 40 साल पुरानी जो चीज़ है वो तो 40 साल पहले तो रेडियो हुआ करते थे, हाँ जी, वो ब्लैक टीवी हुआ करते, टेलीविज़न हुआ करता था, तो दुनिया ही बदल गई है। कंप्यूटर साइंस में 5-7 साल और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी फील्ड में 10, 20, 15, 20 साल नॉर्मली रखते, एहतियातन आप 15 साल में देख। सर कंप्यूटर साइंस में आज तो के दौर में आपको 10 साल 12 साल से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टेक्नोलॉजी आज है वो तो आप 10 साल पहले नाम भी नहीं सुने थे लोगों ने। तो आप तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करेंगे ना, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं। खैर, तो प्रॉब्लम सही है कि नहीं है कैसे साबित करेंगे? लिटरेचर से पता चलेगा आपको। प्रॉब्लम नया है या नहीं है कैसे साबित करेंगे? लिटरेचर से साबित करेंगे। अच्छा, फिर एक होती है फिजिबिलिटी। उस प्रॉब्लम पे काम भी हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई पानी में इंजन लग रहा है, ठीक है, तो वो कैसे आप उसको आर्गुमेंट क्या होगा आपका? तो वो भी आपको लिटरेचर बताएगा कि अगर इससे मिलता जुलता काम 2001 में किसी शख्स ने किया, फिर 2009 में किसी एक शख्स ने किया, तो अगर वो काम पहले भी 1 या 2 दफ़ा हो चुका है कामयाबी से, तो फिर तीसरी दफ़ा भी वैसा काम हो सकता है। ये आर्गुमेंट होगा आपका। लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि पहले उससे मिलता जुलता काम किसी ने किया या नहीं किया। तो ये सारे आर्गुमेंट्स आप कहाँ से बदलेंगे? तो लिटरेचर सर्वे जब करते हैं उसके बाद फिर आप उसका रिव्यू लिखते हैं। रिव्यू क्या होता है? कुछ मैगजीन्स का नाम है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? ब्रीफ अकाउंट। ब्रीफ अकाउंट इसको ना समरी कह सकते हैं। रिव्यू मतलब आप 10 दिन के ट्रिप पे गए, फिर आके आप उसका रिव्यू लिखेंगे उसका। मैंने 10 दिन में कहाँ कहाँ गया, क्या क्या चीज़ें विज़िट की, कौन कौन सी जगह विज़िट की और क्या क्या काम किए, तो आप 2, 3, 4 पेजेस का एक रिव्यू लिख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने किसी से बेहतर चीज़ बना ली ना, अब आपकी नई चीज़ हो गई, ठीक है। आज लोग देखें, बात देखिए, लोग आज 6G की बात कर रहे हैं, 5G बहुत चाइना में तो अवेलेबल है, बाकी भी अब 5G पे जा रहे हैं ऐसा ऐसा। 4G हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो वो वक्त भी याद है 2003 में जब 2G भी नहीं था। हम तो 2 साल पहले 2G तक यूज़ करते रहे हैं, 2-2.5 साल पहले। अब साल डेढ़ ही हुआ है, हम 3G पे गए हैं। 4G भी तो अभी भी भावलपुर पे नहीं है 4G भी। मतलब रॉन्ग शायद दे रहा है, बहुत सारी कंपनीज नहीं, सारे तो नहीं दे रहे नहीं। मैं मैडम जैज़ का मेरे पास 4G डिवाइस है, कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपने मेरी दुखती रख छेड़ दी आपने हैं। अब मैं जैज़ को पैसे 4G के दे रहा हूँ, सर्विस 3G की मिल रही है मुझे, लेकिन क्या करें, हम है ही नहीं 4G भावलपुर में, तो क्या करें। खैर, तो देखें ना, ये टेक्नोलॉजी है, 2G आई, 3G, 4G, 5G, 6G, अब 6G के लोग बातें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कब बाकी भी चीज़ें हैं, हर जगह में एडवांसमेंट्स हो रही है। हर टाइप के जो हमारे डिवाइसेस हैं, हमारे जो अप्लायंसेस हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, उनमें हर चौथे दिन नई चीज़ आ जाती। पहले जनाब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, फिर कलर टीवी आ गए, आज फिर LCD आ गई, फिर अब LED आ गई, और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। तो अब ये नहीं है कि जी क्योंकि 1960 में ब्लैक एंड वाइट टीवी बन गया था तो आपको नई चीज़ नहीं बना, आप टीवी नहीं बना सकते। अगर आपने उससे बेहतर चीज़ बना दी है, जो परफॉर्मेंस है बेहतर है, कॉस्ट में कम है, कोई भी एक नई चीज़ अगर उसमें आ गई तो एक नया टॉपिक है। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर एक चीज़ बनाई है तो वो परफेक्ट तो नहीं है ना। उसमें पिछले आप 40, 50, 60 सालों में देखें कि कैसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। पहले फ़ोन होते थे वो डायल वाले, फिर वो नंबरों वाले आ गए, फिर वो वाकी टाकी आ गए, वो जो इतने वो एंटीना खींच के, तो मुझे याद है 90s में ड्रामों में देखा करते थे फ़ोन। वो एक ड्रामा आया करता था जाम तमाची, उसमें वो होता था, वो वैसे TV देखा था, मैंने तो कभी रियल लाइफ में नहीं देखी। और आज का दौर देखें, एवरीबॉडी हैज़ अ सेल फोन, इससे आप
टच से कर सकते हैं, बटन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मतलब तो चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं, ठीक है। तो जो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? शॉप से तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, शॉप से नहीं मिलेंगे आपको। कि आपको लिटरेचर की जितना अच्छा स्टडी करेंगे, जितना डिटेल में स्टडी करेंगे, उतने आर्ग्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने आर्ग्यूमेंट्स आपके वैलिड होंगे, आप इजीली डिफेंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम। फिर आगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है और लिटरेचर सर्वे है, ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि रिक्वायरमेंट्स किससे गैदर करते हैं? जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपस में मिल बैठ के सारी रिक्वायरमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या सर्वे कर रहे हैं? लिटरेचर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ जैसे एनालिसिस हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कौन सी टेक्निक बेहतर है, कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है, कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर है, कौन सा हार्डवेयर सूट करेगा, कौन सा हार्डवेयर सूट नहीं करेगा। ये सारा एनालिसिस करने के बाद फिर जैसे यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है, यहाँ भी हम डिज़ाइन करते हैं और उसको एक मॉडल बनाते हैं। वो मॉडल जो है फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एंड पे यहाँ हम इसको टेस्टिंग कहते हैं, यहाँ हम इसकी इवैल्यूएशन कहते हैं। नाम डिफरेंट है, प्रोसेस यही है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने पहले ना सुनी हो ना देखी हो, तो लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, एडवांस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पहले ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जैसे अब आप यहाँ 2G 3G या 4G पढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क में की स्टडी भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ तो ऑलरेडी उस 5G या 6G पे काम हो चुका है, लेकिन जो काम हमारे मुल्क में होगा क्या उसको भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हुआ? मैं भी जरिए क्या हो गया? फंड बातें शुरू कर देते हैं, छोटे बच्चे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपकी रिसर्च का स्कोप क्या होगा? भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान, एशिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, मैंने पहले ही बात बता चुका हूँ कि आपकी रिसर्च का स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब ये तो जो है ना, क्या नाम है उसका, साउथ अमेरिका में जो है अर्जेंटाइन के फ्रांस शहर में काम हुआ था, इधर तो नहीं हुआ ना, इधर मैं कर लेता हूँ, उधर तुम कर लो, ऐसे नहीं था, ठीक है। दुनिया में कहीं, मैंने पहले साथी से बात बताई है कि आप, अच्छा ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं आपके लिए, आप खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। पहले मैं आपको कह रहा हूँ खुश हैं आप, मैं आपको कह रहा हूँ आप खुशकिस्मत हैं, मैं कह रहा हूँ आप खुशकिस्मत तरीन हैं। सर तरीन छोड़ के जा चुका है जी। अच्छा, खुशकिस्मत तरीन कैसे हैं? यू आर द लकीएस्ट पीपल इन द रीसेंट हिस्ट्री, और इसके बावजूद आपसे रिसर्च नहीं होती। मैं ये कहता 2005 में हमारे, मैं IT इंस्टीट्यूट में होता था, हमारे वाइस चांसलर साहब थे डॉक्टर बाल चौधरी, बहुत जन्नत की जगह, 5 यूनिवर्सिटियों की VC रहे। एक यूनिवर्सिटी का VC बनना बड़ी देर की बात है। तो 2005 में वो कहा करते थे कि ये जब आप आज हम कह रहे हैं, वो हमें कहा करते, यही बात 2005 में, यही वो हमें कहा करते थे कि यू आर द लकीएस्ट, कि आप तो PhD की रिसर्च